Good morning, students. In today's class, I am going to take up the topic gravitational potential energy. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस पे बेस्ड है। आपको मालूम है व्हाट इज़ द कंजर्वेटिव फोर्स एंड व्हाट इज़ द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप। इट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। तो यानी कि क्लोज्ड लूप में अगर कंजर्वेटिव फोर्स कोई वर्क करती है तो उसका वर्क डन हमेशा क्या होता है, ज़ीरो है। ठीक है, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट है उसको इस हाइट से इस हाइट पे ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, -mgh। और फिर वापस इसी पॉइंट पे ले आता हूँ तो उसका वर्क डन क्या होता है, mgh। तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस पर्टिकुलर हाइट पे लेके जा रहा हूँ h हाइट पे, तो इसका वर्क डन क्या होगा, -mgh, क्योंकि फोर्स नीचे एक्ट कर रही है, मेरा डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो एंगल कितना बना, 180 डिग्री। अब जब मैं ऊपर से h हाइट से वापस उसी पॉइंट पे आता हूँ तो वर्क डन कितना होता है, mgh होता है। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर में बता चुका हूँ। तो -mgh एंड +mgh, द रिजल्ट विल बी ज़ीरो। तो वर्क डन इन अ क्लोज लूप इज़ ज़ीरो। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को इस पाथ से इस हाइट पे लेके जाऊँ या डायरेक्ट इस हाइट पे लेके जाऊँ या इस पाथ पे ऐसे लेके जाऊँ, हाइट विल रिमेन द सेम इन ऑल द थ्री केसेस। तो इसके पास इस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh होने वाली है। तो इट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट ऑल्सो। तो ये तो बात हो गई कंजर्वेटिव फोर्सेस की। अब हमें देखना है व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क ऑब्टेन्ड। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क ऑब्टेन्ड इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास विच इज़ केप्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, इन ब्रिंगिंग द यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, then that is called the gravitational potential energy at that point. ठीक है, it is the amount of work obtained in bringing a unit mass from infinity to a point, then it is the gravitational potential energy at that point. इस पॉइंट पे वो उसकी क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। चलिए देखते हैं कि what is the amount of work done in bringing a unit mass from infinity to a point। सपोज करिए कि यहाँ पे एक मास है कैपिटल M, ठीक है, और ये इन्फिनिटी है, दिस इज इन्फिनिटी। हमें क्या करना है, एक मास यहाँ पे प्लेस करना है स्मॉल m, और इसको मूव करा के यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, तो इस दौरान जो भी वर्क हमें मिलेगा उसकी हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये कैपिटल M है मास, और ये छोटे मास पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो ये वाला मास इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स F, तो हमें वर्क मिलेगा। तो हमें उसी की एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो कितना वर्क मिलेगा हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा प्रोसेस करेंगे। हम लोग इन्फिनिटी से ना निकाल के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज करिए कि मास m प्लेस्ड है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको यहाँ से मूव करा के फाइनल पोजीशन यहाँ पे लेके जाना है। ये इन्फिनिटी से बहुत पहले की पोजीशन है, एक फाइनल पोजीशन हमने सपोज कर ली, दिस इज़ द फाइनल पोजीशन। ठीक है, यहाँ से इस मास की डिस्टेंस r1 है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस r2 है, यानी कि r1 से r2 दूरी तक हमें लेके जाना है। क्लियर? तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि ये मास जो है ये यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे, r दूरी पे है, इट इज़ एट अ डिस्टेंस r, और हमने इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया dr। क्लियर? इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया dr। ये वाला मास क्या करेगा, इस मास पे फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में,
इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगानी है F एक्सटर्नल, एंड दिस एक्सटर्नल फोर्स शुड बी सच दैट it produces constant velocity on this mass। यानी कि मैंने क्या बोला, ये जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ये ऐसी होनी चाहिए कि इस मास पे कांस्टेंट वेलोसिटी हो, ठीक है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, दैट मीन्स इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए। दैट मीन्स ये है कि इस बॉडी पे लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, मैं नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स की नहीं, नेट एक्सटर्नल फोर्स। जो भी टोटल फोर्स इस बॉडी पे लग रही हो उसका समेशन क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो यानी कि Fg की वैल्यू शुड बी इक्वल टू F एक्सटर्नल, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, ठीक है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस मास इज ज़ीरो, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। If acceleration is zero, that means the body is moving with constant velocity। बात क्लियर हो गई। तो यानी कि ये मास क्या करना है, हमें इस पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेसमेंट देके यहाँ से यहाँ मूव कराना है। तो यहाँ पे हमें जो वर्क मिलेगा वो भी क्या होगा, छोटा वर्क होगा, dw, लेट इट बी dw, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क मिलेगा। अब क्या करें, हम इसके लिए वर्क डन निकाल लें इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो हम यहाँ से यहाँ तक अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कराने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा अगेंस्ट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तभी हम इसको क्या कर रहे हैं, मास को पुल कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में इसको पुल करके हमें वर्क करना पड़ रहा है, खींचना पड़ रहा है। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, इसकी हम लोग एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये जो फोर्स की वैल्यू है ये वेरिएबल है। ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो फोर्स की वैल्यू है ये किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे। यानी कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये फोर्स भी कम होती जाएगी। दैट मीन्स दिस फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, दिस फोर्स इज कंटिन्यूसली वेरिंग विद द डिस्टेंस। ये वाला मास जितना पास होगा ये फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना दूर होगा फोर्स उतनी ही कम होगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब चलिए हम लोग डिराइव करते हैं इसका रिलेशन। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी आर कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों? क्योंकि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम है। तो ये क्या हो गए 1। फोर्स कितनी है? ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं दैट शुड बी इक्वल टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज डी आर, दिस इज डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये इंटीग्रेट 1 बाई आर स्क्वायर डी आर। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? R1 से R2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये क्या हो जाएगा -1 बाई आर, R1 से R2। तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी? W इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस साइन 1 अपॉन क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इतना वर्क डन हुआ। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो R2 डिस्टेंस है, R2 इज ग्रेटर देन R1। ठीक है, R2 डिस्टेंस बड़ी है R1 से। अगर हम लोग इसका LCM लेंगे, देखिए जब हम लोग इसका LCM लेंगे तो W इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये क्या आ जाएगा R1 माइनस R2, नीचे क्या आ जाएगा R1 R2। तो आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू होगी R2 बड़ा है, तो यानी कि माइनस वैल्यू जो होगी बड़ी होगी।
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखने में आपको ये एक्सप्रेशन क्या लग रही है, ये आपको एक्सप्रेशन निगेटिव लग रही है, बट इट विल बी रिजल्टिंग इन अ पॉजिटिव वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। वर्क डन विल बी पॉजिटिव, यानी कि जब हम लोग किसी मास को पकड़ के इस तरीके से खींचेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, वी आर डूइंग वर्क ऑन दिस मास, तो दैट वर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप लोग इस एक्सप्रेशन को R2 माइनस R1 करके मत याद करिए, आप लोग इसको ऐसे याद करिए कि W इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m, दिस इज द फाइनल वैल्यू। ठीक है, ये फाइनल R2 देखिए ये फाइनल है, तो ये क्या हो जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। बात समझ में आ रही है। W जो वर्क डन होगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m 1 अपॉन फाइनल वैल्यू माइनस 1 अपॉन इनिशियल, यानी फाइनल डिस्टेंस और इनिशियल डिस्टेंस करके इस तरीके से इसको याद करिए। ठीक है, दिस इज़ द वर्क डन बाय अस, हमने जो वर्क करा इस मास को मूव कराने में। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका वर्क डन सिंपली हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे हो जाएगा, इसको रब कर दे रहा हूँ, इसको कॉपी डाउन कर लीजिए। तो दिस इज द वर्क डन इन मूविंग द मास फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, R1 से R2 मूव कराने में। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर हम लोग किसी मास को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट R डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं तो उसका क्या वर्क डन होगा, देखिए। तो W इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m, क्या बताया, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, फाइनल क्या है, R डिस्टेंस इज द फाइनल डिस्टेंस, तो 1 अपॉन R। इनिशियल क्या था, इन्फिनिटी था, क्योंकि हम लोग इन्फिनिटी से उस मास को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो दिस इज़ द फाइनल, दिस इज़ इनिशियल, तो क्या हो गया, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, दिस विल बी R। तो दिस इज़ द वर्क डन, ठीक है, दिस इज़ द वर्क ऑब्टेन्ड इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इस चीज़ को ध्यान रखिए। एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल अगर एनर्जी की बात करें तो वो ज़ीरो होती है, ठीक है, और ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आएगी माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाई R। तो ये एक्सप्रेशन हो गई, इसको आप लोग याद कर लीजिए। यानी जब भी अगर हम लोग टू पार्टिकल्स की बात करेंगे, टू पार्टिकल्स, ठीक है, एक m1 मास है और एक m2 मास है और दोनों r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, दोनों r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो अगर हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे, U इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाई R। हम लोग इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उस केस में कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मासेस रखे हुए हैं तो उस केस में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ मासेस हैं, सपोज करिए 3 मासेस हैं, एक m1 है, एक m2 है और एक m3 है, 3 मासेस हैं, ठीक है। तो इसमें कितने हमें वैल्यूज़ बनाने पड़ेंगे, पहले मैं वो बता रहा हूँ। तो उसका जो एक्सप्रेशन होता है n(n-1/2), कितने एक्सप्रेशंस होंगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के, फिर सभी को सम कर देना है। तो n(n-1/2), यहाँ पे देखिए 3 मासेस हैं तो आपको 3 रख देना है, 3-1/2, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 एक्सप्रेशंस बनेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए क्या बन रहा है, F1
सॉरी U1 क्या बनेगा, वो बनेगा -G m1 m2/r। ठीक है, सपोज करिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये r1 हो गया। दूसरा जो एक्सप्रेशन बना वो क्या बना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r2 है, तो -G m1 m3/r2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r3 है। तो ये क्या एक्सप्रेशन बनी, U3 इज इक्वल टू -G m1 m2 m3 m2। ठीक है, m3 m2/r3। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि टोटल कितनी एक्सप्रेशन बनेगी, U1 U2 U3 तीन एक्सप्रेशन बनी, तीनों को सम अप कर देंगे तो हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम हमें पता चल जाएगी। इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इतना आप कॉपी कर लीजिए। आई होप ये आपको अब समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। थैंक यू।